दिल्ली शहर में विपाशा नाम की एक होनहार लड़की थी। उसका एक सपना था। वो अपना खुद का स्कूल खोलना चाहती थी, मगर शहर में उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद नौकरी करके पैसे जोड़े, फिर भी मैं अपने बचपन का सपना पूरा नहीं कर पा रही हूँ। भगवान जी, आखिर मैं अपना स्कूल खोलने का सपना कब पूरा कर पाऊंगी? लगता है इस जन्म में मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इतने में वहाँ विपाशा की माँ सावित्री आई और बोली, विपाशा बेटी, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा, वो भी बहुत जल्द। पर कैसे माँ? इस शहर में तो स्कूल खोलना मुश्किल ही है। अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो एक काम करते हैं, मेरे गांव चलते हैं। वहाँ स्कूल खोलना आसान होगा और गांव में स्कूल की जरूरत भी है। क्या गांव में? वो भी आपके गांव में? माँ, पहले तो आपने अपने गांव के बारे में कभी नहीं बताया। वो इसलिए बेटी, क्योंकि मैं बचपन में ही अपना गांव छोड़कर आ गई थी। असल में जब मैं छोटी थी तब मेरे गांव में मछली चुड़ैल का साया था, इसलिए तुम्हारे नाना नानी मुझे लेकर यहाँ शहर आ गए थे। मगर कुछ दिनों बाद सुनने में आया था मछली चुड़ैल को खत्म कर दिया गया है। क्या मछली चुड़ैल? माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हो? क्या वो चुड़ैल मछलियाँ खाती थी? मुझे उस मछली चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता। छोड़ो बेकार की बातें। अब तुम ये बताओ, तुम्हें गांव में स्कूल खोलने का मेरा आइडिया कैसा लगा? माँ, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं गांव में ही स्कूल खोलकर अपना सपना पूरा करूंगी। तो फिर ठीक है, हम कल ही गांव चलते हैं। तुम आज ही अपनी पैकिंग कर लेना। फिर अगली सुबह विपाशा अपनी माँ सावित्री के साथ उनके गांव पहुंच गई। विपाशा के पिता राम किशोर कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। दोनों माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। गांव पहुंचकर विपाशा को बहुत अच्छा लग रहा था। विपाशा की माँ उसे अपने घर लेकर जाती है। ये देखो विपाशा, ये मेरा घर था और मैं यहीं पर रहती थी। यहाँ से मेरी कई यादें जुड़ी है। मैं दिन भर इसी झूले पर झूला करती थी, मगर रात में गांव वाले कहते थे कि इस झूले पर मछली चुड़ैल आकर बैठती है, इसलिए रात में इस झूले पर बैठना मना था। क्या माँ, आपने दोबारा से मछली चुड़ैल की बात करनी शुरू कर दी? अभी अभी तो आप अपने घर में आई हैं। यहाँ पर आपकी कितनी अच्छी अच्छी यादें होंगी, और आप हैं कि बात बात पर उस मछली चुड़ैल को याद कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम आज ही मुखिया जी के पास जाओ और गांव में स्कूल खोलने के बारे में बात कर लो। हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं आज ही मुखिया जी से बात कर लूंगी। फिर शाम को विपाशा मुखिया जी से बात करने उनके घर पहुंची। मुखिया जी को भी विपाशा का गांव में स्कूल खोलने का विचार बहुत अच्छा लगा। विपाशा बिटिया, हमारे गांव में एक पुराना स्कूल है जो अब खंडर बन चुका है। असल में बहुत समय पहले कहा जाता था कि उस स्कूल के पीछे जो तालाब है उसमें मछली चुड़ैल रहती है, पर मैं ये सब नहीं मानता। अगर तुम सच में स्कूल खोलना चाहती हो तो मेरी मानो, तुम उसी पुराने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। बस वहाँ पर थोड़ी बहुत मरम्मत करवानी पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर विपाशा बहुत खुश हो जाती है और वो घर जाते हुए सोचती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, गांव आकर मुझे कितना फायदा हो गया। मुझे स्कूल खोलने के लिए जमीन खरीदनी भी नहीं पड़ी, बस मुझे थोड़ा सा मरम्मत करवाना पड़ेगा और फिर मेरा सपना सच हो जाएगा। विपाशा खुशी खुशी घर पहुंचकर अपनी माँ को भी ये खबर सुनाती है। फिर अगले ही दिन से उस पुराने स्कूल में मरम्मत का काम शुरू हो गया। कुछ महीनों में वो स्कूल एकदम नया जैसा हो गया और गांव के कई बच्चे भी स्कूल में पढ़ने आने लगे। विपाशा को भी बच्चों को पढ़ाने में बड़ा अच्छा लग रहा था। आखिरकार उसके बचपन का सपना अब सच हो चुका था। विपाशा के स्कूल में एक बड़ी ही शरारती लड़की पढ़ा करती थी, जिसका नाम था मंजू। मंजू पढ़ने में भी बहुत तेज थी, इसलिए मंजू विपाशा की फेवरेट स्टूडेंट थी। एक दिन की बात है, मंजू अपनी सहेलियों के साथ प्लेग्राउंड में खेल रही थी। ओहो दीपा और तारा, हम कितने देर से यहीं खेल रहे हैं और गेम्स पीरियड भी खत्म होने वाला है। चलो अब हम कुछ और करते हैं जिसमें हमें ज्यादा मजा आए। लेकिन हम ऐसा क्या करें? तुमने वो कहानी सुनी है, स्कूल के पीछे वाले तालाब में एक मछली चुड़ैल रहती है। चलो वहाँ चलकर उस मछली चुड़ैल को देख कर आते हैं। क्या मंजू, तुम भी कैसे बातें करती हो? वहाँ जाने से अच्छा है क्यों ना हम लुका छुपी खेले। लेकिन मैं एक बार वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ।
सोचो ना कितना मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। मंजू और तारा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उनकी सहेली दीपा उन्हें साथ चलने से मना कर देती है और वहीं बाकी बच्चों के साथ खेलने लगी। वहीं दूसरी ओर मंजू और तारा दोनों तालाब के पास पहुँच गई, लेकिन तारा मंजू को तालाब के पास जाने से मना करती है। मंजू, हम बिना बताए यहाँ आ तो गई हैं, लेकिन हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलो ना वापस चलते हैं। यार, अभी तो आए हैं और तुम जाने की बात कर रही हो। चलो तालाब के नजदीक जाकर देखते हैं। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना तालाब के पास, तुम ही जाओ। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं वापस जा रही हूँ। ये कहते हुए तारा डर कर वहाँ से चली गई। वहीं मंजू तालाब के नजदीक पहुँचकर बोलने लगी, अरे इस तालाब में तो कुछ भी नहीं है। गांव वाले तो बेकार में सबको डराने के लिए झूठी कहानियां बनाकर फैलाते रहते हैं। तभी मंजू तालाब के पानी को छूकर देखने लगी और अचानक पानी के अंदर तैर रही मछली चुड़ैल मंजू के शरीर में घुस जाती है। मिल गया मुझे शिकार। अब जाकर कोई इंसान मेरे हाथ लगा है और मैं इसके जरिए कई लोगों को अपना शिकार बनाकर खाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। इतना बोलकर मंजू के अंदर घुसी मछली चुड़ैल स्कूल के अंदर आ गई और जाकर अपनी क्लास में बैठ गई। मंजू की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। ये देख उसकी सहेली तारा उससे बोली, मंजू तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? मंजू डरावनी आवाज में बोली, कुछ नहीं, वो बस पानी में तैरने की वजह से मेरी आंखें ऐसी हो गई है। इतने में विपाशा क्लास में आई और बच्चों को पढ़ाने लगी। अरे मंजू, तुमने अभी तक अपनी किताब क्यों नहीं निकाली? चलो जल्दी से अपनी किताब निकाल कर पढ़ना शुरू करो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या तुम कहीं की प्रधानमंत्री हो? मंजू, ये क्या बदतमीजी है? टीचर से ऐसे बात करते हैं? खड़ी हो जाओ। अब बस बहुत हुआ, अब तो मैं सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। इतना कहकर मंजू मछली चुड़ैल में बदल गई और विपाशा की ओर बढ़ी। ये सब देखकर बच्चों के बीच में खलबली मच गई। सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे। फिर मछली चुड़ैल विपाशा के करीब जाकर बोली, मैं हूँ मछली चुड़ैल। तूने मेरा नाम तो सुना ही होगा। एक समय में पूरे गांव में छाई हुई थी, हर कोई मुझसे डरता था। क्या मछली चुड़ैल? पर तुम तो मंजू हो ना, तुम मछली चुड़ैल कैसे हो सकती हो? यही तो बात है, मैं ही मंजू हूँ और मछली चुड़ैल भी हूँ। यानी कि मैं इस लड़की के शरीर में घुसी हुई हूँ और मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ने वाली। अब पूरा गांव मुझसे पहले की तरह डरेगा। विपाशा किसी तरह मछली चुड़ैल को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। वो देखती है क्लास में से सभी बच्चे बाहर भाग चुके थे। विपाशा जल्दी से क्लास से बाहर निकलकर क्लास को बाहर से बंद कर देती है और मछली चुड़ैल को क्लास में ही कैद कर देती है। थैंक गॉड, इस क्लासरूम में कोई खिड़की नहीं है। अच्छा है, कुछ देर मछली चुड़ैल अंदर कैद रहेगी, मगर मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। तभी चुड़ैल मछली क्लासरूम का दरवाजा पीटने लगी। खोलो, जल्दी से ये दरवाजा खोलो, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी दरवाजा खोलो। विपाशा मछली चुड़ैल की बात सुनकर डर रही थी। तभी वहाँ मंजू की सहेली तारा आई और बोली, मैम आप ठीक तो है ना? हाँ तारा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तारा विपाशा को सारी बात बता देती है कि किस तरह मंजू तालाब के पास गई थी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें गांव में जाकर गांव वालों को सतर्क करना होगा। हाँ मैम, पर मंजू का क्या होगा? मंजू को बचाने के लिए हमें किसी तरह इस मछली चुड़ैल को खत्म करना होगा, पर हम ऐसा क्या करें कि मछली चुड़ैल मर जाए? विपाशा और तारा दोनों सोच में पड़ गई। तभी तारा को एक आइडिया आया। मैम मुझे पता है मछली चुड़ैल को कैसे खत्म करना है, आप मेरे साथ चलिए। तारा विपाशा को अपने साथ ले गई। वहीं क्लासरूम में बंद मछली चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पटक रही थी। आखिर में वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकल ही गई। इन सब की इतनी हिम्मत, मुझे कमरे में कैद किया, लेकिन अब तो मैं बाहर आ गई हूँ। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगी। उसके बाद मछली चुड़ैल स्कूल से बाहर निकल आई। वो स्कूल के मैदान में पहुंची ही थी कि तभी विपाशा तारा और एक आदमी को लेकर वहां पहुंच गई। अरे तो फिर से आ गई मेरे सामने। चल अच्छा ही है,
अब मैं तुझे पहले खाकर अपना पेट भरूंगी, फिर उसके बाद बाकी गांव वालों को मारूंगी। इतना कहकर मछली चुड़ैल विपाशा को खाने के लिए उस पर हमला करती है, मगर इस बार विपाशा और तारा के साथ आया हुआ आदमी मछली चुड़ैल पर एक बड़ा सा जाल फेंक देता है। असल में वो आदमी गांव का सबसे तजुर्बेकार मछुआरा था। ये क्या है? हटाओ इस जाल को, बाहर निकालो मुझे। ये कहते हुए मछली चुड़ैल जाल में तड़पने लगी। तभी वो मछुआरा एक बड़ा सा चाकू लेकर मछली चुड़ैल की पूंछ काट देता है। पूंछ कटते ही मछली चुड़ैल मंजू के शरीर से बाहर आ गई और तड़प तड़प कर मर जाती है। आखिरकार सब ठीक हो गया, मगर मंजू ये सब तुम्हारी गलती थी। मैम मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। आई एम सॉरी मैम। विपाशा मंजू को माफ कर देती है। इस तरह से सब ठीक हो गया और मछली चुड़ैल का आतंक हमेशा हमेशा के लिए गांव से खत्म हो गया। चुड़ैल की जादुई पेंसिल। विशाल नाम का एक लड़का था। वो शहर के आखिरी छोर पर रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन वो मेहनती था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और छोटी मोटी दुकानों पर जाकर रोज के खाने के लिए काम किया करता था। माँ मैं घर आ गया हूँ, थोड़ी बहुत सब्जियाँ लाया हूँ, आज इनमें से ही कुछ भी बना दे, बाकी का कल देखेंगे। हाँ ले बेटा, पहले पानी पी ले, काम ठीक से हुआ ना? एक मीठा भी ले। पड़ोस में एक लड़की आई है, उसने ही दिया तो मैंने सोचा तेरे लिए रख दूं। अच्छा, कौन कौन आया है उसके साथ रहने? कोई नहीं बेटा, वो अकेले ही रहने आई है यहाँ पर। क्या शहर के आखिरी में ही इसने घर क्यों लिया है? ऊपर से अकेली है, डर नहीं लगता क्या इसको? हाँ बेटा, अकेली भी है और घर भी बहुत ही सुंदर बनाया है। ऊपर से खुद भी बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है कि परी उतर कर आ गई है। मैं तो देखती रह गई। क्या माँ, सच में ऐसा है क्या? फिर तो पता नहीं उसने यहाँ घर क्यों बनाया है इतनी दूर। जाने दो, इसकी भी कोई मर्जी होगी या मजबूरी, हमें क्या। बेटा हो सकता है इसकी माया वही जाने। और तू बता, मैं आज क्या बनाऊँ खाने में? तू आज क्या खाएगा? माँ मैंने करेला और प्याज लिया है, आप उन दोनों को मिलाकर ही सब्जी बना दो। ठीक है बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बेटा देख तो कौन आया है। जी आप कौन? जी मैं आपकी पड़ोसी हूँ, आज ही यहाँ रहने आई हूँ। वो मैंने घर बनाया है ना, तो खाना देने आई थी। आज पहला दिन है मेरा, इसलिए सोचा आप लोगों को खाना खिला दूँ। कौन है बेटा? माँ जी मैं हूँ जो सुबह आई थी। अच्छा ठीक है बेटा। वो खाना देकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मोहल्ले में एक चीज बहुत अजीब हो रही थी। जो भी प्रेरणा से मिलने आता वो गायब हो जाता। और जब से प्रेरणा उनके पड़ोस में आई थी, बहुत सी बातें होने लगी थी। सुनिए, वो मेरे घर की खिड़की अटक गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको बंद करने में, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे बुलाऊं इसे ठीक करने को। यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है ना मुझे। हाँ कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, आप परेशान मत होइए। ठीक है। दोनों प्रेरणा के घर जाते हुए। जी ये वाली खिड़की है जो अटक रही है। फिर विशाल फटाफट से खिड़की को ठीक कर देता है और प्रेरणा विशाल को बैठने को कहती है। आप कुछ लेंगे, ठंडा गरम कुछ भी? नहीं थैंक यू, आपका घर बहुत ही सुंदर है और बहुत अलग अलग चीजें भी हैं। जी थैंक यू। हाँ ये तो है। विशाल को वहाँ पर बहुत सुंदर पेंसिल दिखती है और वो उसे ले लेता है और अपने घर आ जाता है। ये पेंसिल इतनी सुंदर है कि किसी को भी लालच आ जाए। वैसे भी वो बहुत अमीर है, ना जाने ऐसी कितनी पेंसिल ले सकती है। एक पेंसिल खोने से उसका क्या नुकसान होगा भला। चलो मैं जरा इससे कुछ बना कर देखता हूँ। वैसे भी कितने दिन हो गए मैंने चित्रकला भी नहीं की है। रोज के काम धाम के चक्कर में अपना हुनर ही छोड़ दिया है मैंने। अब जब आज ये सुंदर पेंसिल हाथ में ले ही ली है मैंने, तो कुछ बना ही लेता हूँ। विशाल खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ की आवाज आती है। क्या कर रहा है बेटा तू अकेले अकेले? कुछ नहीं माँ, बस ये पेंसिल मिली आज तो सोचा कोई चित्र बना डालूं। देख मैंने मिठाइयों से भरी थाली बनाई है।
विशाल अपनी माँ को चित्र दिखा ही रहा था कि अचानक एक जादुई प्रकाश पड़ता है उस चित्र पर और वो चित्र असलियत में वहाँ प्रकट हो जाता है। अरे बेटा, ये क्या हुआ? ये तो मिठाई का थाल चित्र से निकलकर हमारे सामने आ गया। ये कैसे हो सकता है? वो दोनों फोटो को सच होता देख हैरान होते हैं और उधर प्रेरणा अपनी पेंसिल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही होती है और गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है, जो एक चुड़ैल का होता है। मेरी पेंसिल कहाँ है? मैंने उसे यहीं तो रखा था, कहाँ गई? किसी ने ले तो नहीं ली? अरे हाँ, विशाल आया था, कहीं वही तो नहीं ले गया? जाकर पूछती हूँ अभी उससे उसके बारे में। प्रेरणा वापस अपने सुंदर रूप में आती है और भागी भागी विशाल के पास जाती है। विशाल, क्या तुमने मेरी पेंसिल देखी है? पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही, कब से ढूंढ रही हूँ। मैंने तो नहीं देखी है। क्यों, क्या हुआ? दूसरी ले लेना, पेंसिल ही तो थी। नहीं ले लेना, उसमें क्या है? कुछ नहीं, बस वो मुझे किसी ने गिफ्ट की थी तो थोड़ी खास है, मुझे लगा तुमने देखी होगी। अच्छा, जब तुम वहाँ थे तो कोई आया भी था क्या? हाँ, वो पंकज आया तो था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं एक बार उससे भी पूछ लेती हूँ, क्या पता उसको कुछ पता हो। फिर वो हड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। विशाल जल्दी से दरवाजा अच्छे से बंद करता है। विशाल, तूने तो पंकज का नाम लगा दिया, अब जाकर देख तो प्रेरणा उसके साथ क्या कर रही है, कहीं बात ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है माँ, मैं जाकर देखता हूँ। अगर कुछ ज्यादा हो गया तो मुझे हैंडल करना होगा, वरना बेचारा पंकज फंस जाएगा। उधर प्रेरणा अपने चुड़ैल रूप में पंकज से पूछती है, पंकज, मेरी पेंसिल कहाँ है? वो मुझे दे दे, वरना तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। जल्दी बता, मेरी पेंसिल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। कैसी पेंसिल? कौन सी पेंसिल? मैंने किसी पेंसिल को नहीं ली है। एक पेंसिल के चक्कर में मैं तुमसे पंगा क्यों लूंगा? तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझे मार दूंगी। जल्दी बता, कहाँ है मेरी पेंसिल? तू मुझे गुस्सा मत दिला, बहुत हो गया तेरा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चुड़ैल गुस्से में लाल पीली होकर उसे मार देती है और उसका पूरा घर छान मारती है, पर पेंसिल उसे नहीं मिलती और वो और भी ज्यादा हड़बड़ा जाती है। अरे, पेंसिल तो इसके घर में भी नहीं है। कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा था? इसका मतलब विशाल के पास ही है मेरी पेंसिल। वो जरूर झूठ बोल रहा था। विशाल प्रेरणा का असली चुड़ैल रूप देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगता है। माँ, जल्दी से चल, वो प्रेरणा एक चुड़ैल है, उसने पंकज को मार दिया है, अब वो हमें मार देगी। जल्दी से हम यहाँ से भाग चलते हैं। जल्दी कर माँ, जल्दी कर। पर हम पैदल कितनी दूर जा पाएंगे? वो तो हमें पकड़ ही लेगी। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? अगर पंकज की तरह विशाल के पास भी मेरी जादुई पेंसिल नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी? प्रेरणा चुड़ैल गुस्से में बौखलाई हुई दौड़ी दौड़ी विशाल के घर आती है। उनका दरवाजा खुला है। ये लोग कहाँ गए? कहीं ये मेरी पेंसिल लेकर भाग तो नहीं गए? मैं इस विशाल को नहीं छोड़ूंगी। ये समझता क्या है खुद को? उधर विशाल और उसकी माँ एक नई शहर में बस जाते हैं और उधार पर एक दुकान लेते हैं। माँ, हम इस दुकान में खाने पीने का सामान बेचेंगे और इस पेंसिल की मदद से हम अमीर बन जाएंगे कुछ दिनों में ही, देखना तुम। और इससे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। हाँ, सही कह रहा है बेटा, पहले सारी चीज बना लेते हैं, उसके बाद ही दुकान खोलेंगे। इससे किसी को शक नहीं होगा हमारे बारे में। दोनों ढेर सारी चीज बनाकर दुकान सजा लेते हैं और फिर दुकान खोलते हैं और उनकी बिक्री भी बहुत होती है, क्योंकि इतना सामान वहाँ आसपास कोई दुकान वाला नहीं बेचता था। दुकान पर सामान बेचते हुए दोनों बस यही सोचते हैं कि भगवान ने उन पर बहुत बड़ी कृपा की है। इस तरह वो चित्र बनाकर मनचाही चीजें बनाते गए और धीरे धीरे आम लोगों की तरह अमीर हो जाते हैं और एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। माँ, जब उस चुड़ैल के पास ये पेंसिल हो सकती है तो और भी बहुत कुछ होगा ना, जिससे हम बहुत अमीर और उसकी तरह ही ताकतवर भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो है, पर हम जितने में हैं हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। एक बार लालच कर हमने पंकज को मरवा दिया है, अब लालच करना ठीक नहीं होगा बेटा। नहीं माँ, मुझे अमीर के साथ साथ बहुत ताकतवर भी बनना है। मैं उसके घर पे जाकर बाकी की जादुई चीज देख कर लाता हूँ, क्या पता उसी में उसकी ताकत का राज भी छिपा हो। बेटा अब नहीं जा, इतना लालच करना सही नहीं। विशाल चले जाता है चुड़ैल के घर और जादुई चीज ढूंढने लगता है। तभी चुड़ैल विशाल के सामने आ जाती है। तुम्हारी ही तो तलाश थी मुझे।
तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ वापस आने पर मजबूर कर ही दिया। क्या मैं बेकार में ही परेशान थी? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो लालच ही है। चलो तुम खुद ही आ गए तो अब मेरा काम भी आसान हो गया। अब चुपचाप से बता दो मेरी पेंसिल कहाँ है? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पेंसिल वापस कर दूंगा। तेरे लालच में मैंने किसी की जान भी ले ली और तुझे माफ भी कर दूं, तुझे तो तेरा भगवान भी माफ नहीं करेगा। प्लीज जाने दो मुझे, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तू नहीं भी देगा तो भी मैं खुद अपनी पेंसिल छीन लूंगी तेरे से, पर तुझे तो मरना ही होगा। तूने मेरे बरसों से कमाई जादू का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है ना, तो भुगत अब। इतना कहकर गुस्से में चुड़ैल उसे मार देती है और पेंसिल उसकी जेब से निकाल लेती है। ये लालच इंसान को कभी भी सुख से नहीं रहने दे सकता। चलो किसी और का लालच देखा जाए। स्कूल की डायन टीचर। एक बार की बात है, मंजुला गांव में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कूल था, जिस स्कूल में बहुत ही ज्यादा अच्छी शिक्षा दी जाती थी। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करवाना चाहते थे। थोड़ी फीस ज्यादा थी, इसलिए गांव के अमीर घरानों के बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ने जाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन स्कूल में नई टीचर पढ़ाने के लिए आती है। अरे यार, हमारे स्कूल में जो नई टीचर आई है वो इस स्कूल के लिए नई नहीं है, वो तो इस स्कूल की पुरानी ही टीचर है। कुछ सालों के लिए वो शहर पढ़ाने के लिए चली गई थी और वो दोबारा से इस स्कूल में पढ़ाने आई है। और मैंने तो ये भी सुना है वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बच्चों को मारती है अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता तो। रिया, ये तू क्या कह रही है? एक तो पहले इतना ज्यादा डर लग रहा है और ऊपर से तू ऐसी ऐसी बातें बता रही है। मैंने तो जो सुना बस वही बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। तो मैं यहाँ कविता मैम की जगह आई हूँ। मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ, मैं इस स्कूल के लिए नई टीचर नहीं हूँ। मैं पहले इस स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। सभी बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुनो। मुझे अपनी क्लास में शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे मैं पनिशमेंट देती हूँ, और वो पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए मेरे सामने जरा संभल कर ही रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, अंडरस्टैंड? चलो बुक निकालो और पढ़ाई करो। रिहाना मैम ऐसा कहकर फोन पर बात करने लगती है। किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती नहीं और बच्चे अपने आप ही पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे ही 4 दिन तक चलता रहा। रिहाना मैम क्लास में आती, फोन पर गप्पे लड़ाने लगती, बच्चों को पढ़ाती नहीं, और अगर कोई बच्चा शोर करता तो उसकी पिटाई अलग से करती। आखिर प्रिंसिपल मैम ने ऐसे टीचर को क्यों रखा? पढ़ाती तो कुछ नहीं है, जब देखो शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ बच्चों ऐसे करती रहती है जैसे कितना पढ़ा रही हो। अरे कोमल चुप हो जा। अगर हम दोनों को बात करते हुए सुन लिया इसने तो हमारी कोई गलती भी नहीं होगी, फिर भी हमारी पिटाई करेंगी। ये कौन है क्लास के अंदर जो बातें कर रहा है? मेरी पिटाई से डर नहीं लगता? कौन है जो बात कर रहा है? मैम, रिया और कोमल दोनों बातें कर रही हैं। ओह अच्छा, तो तुम दोनों बातें कर रही हो। मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी क्लास में कोई बात नहीं करेगा, शोर नहीं मचाएगा, लेकिन तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। तुम दोनों यहाँ आओ, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। क्या जरूरत थी हमारी शिकायत करने की? सॉरी यार, भूल गई थी कि ये टीचर कितनी खतरनाक है। सॉरी, आज के बाद कभी शिकायत नहीं करूँगी। श्वेता रिया और कोमल से सॉरी बोलती है। रिया और कोमल रिहाना मैम के पास जाती हैं और रिहाना मैम दोनों को एक एक कर जोर से थप्पड़ मारती है। बेचारी दोनों, उनकी कोई गलती भी नहीं थी और वो चुपचाप अपने डेस्क पर आकर दोबारा से पढ़ाई करने बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिहाना मैम सभी टीचर्स के साथ लंच करने बैठती है और वो जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलती है तो उनकी चीख निकल जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लंच बॉक्स में ये क्या है? रिहाना मैम, क्या हुआ? आपने अपने लंच बॉक्स में ऐसा क्या देख लिया जो आपने इतनी जोर से चीख मारी? आप इतनी ज्यादा क्यों घबरा रही हैं? आखिर आपने अपने लंच बॉक्स में ऐसा क्या देख लिया? मैं तो आज आलू के पराठे लेकर आई थी, लेकिन उसके अंदर आलू के पराठे नहीं बल्कि किसी का कटा हुआ हाथ है। ये देखो। रिहाना मैम, लगता है आपने कोई डरावना सपना देखा है, तभी आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है क्या? आप आलू के पराठे ही तो लेकर आई हैं। मैंने इसके अंदर कटा हुआ हाथ ही तो देखा था। अचानक से आलू के पराठे कैसे बन गए? हो सकता है कि मुझे धोखा हुआ हो। तुम ठीक कह रही हो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे छुट्टी लेकर जाना होगा। रिहाना मैम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो स्कूल से छुट्टी लेकर घर चली जाती है।
अगले दिन वो दोबारा से स्कूल में पढ़ाने आती है और वो जैसे ही पानी पीने के लिए अपनी पानी की बोतल खोलती है तो पानी की बोतल में पानी होने की जगह लाल लाल खून था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है। खून, खून, नहीं नहीं, मेरी बोतल में ये खून, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे साथ स्कूल में क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये बच्चों की शरारत है। 8th क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। 4 दिन पहले मैंने पूरी क्लास को पनिशमेंट दी थी ना, इसलिए वो सब मिलकर मुझसे बदला ले रहे हैं। वो प्रिंसिपल मैम से तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सब कुछ 8th क्लास के बच्चे ही कर रहे हैं। उन्हें तो मुझे अच्छी तरह से सबक सिखाना ही होगा। मुझे परेशान करेंगे, मुझे डराएंगे। रिहाना मैम को लगता है कि उनके साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो 8th क्लास के बच्चे कर रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में 8th क्लास में जाती है और सभी बच्चों को हाथ ऊपर कर खड़ा कर देती है। रिहाना मैम, आपने हमें पनिशमेंट क्यों दी है? अब हमने क्या गलती कर दी? हम तो चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे। सच सच बताओ कि तुम सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे लंच बॉक्स में नकली कटा हुआ हाथ तुमने ही रखा था ना? जरूर वो तुम्हारी ही शरारत है। और अब मेरी बोतल का पानी चेंज कर उसके अंदर लाल पानी भर दिया ताकि मैं उसे खून समझूं। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? रिहाना मैम, आप ये क्या कह रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम भला आपको डराने की कोशिश क्यों करने लगे? देखो, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। मुझे सच सच बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? हम सच कह रहे हैं, हम कुछ भी तो नहीं कर रहे। भला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। हमारी रागिनी मैम ने हमें समझाया था कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए और अपने गुरु की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सबसे ऊपर होते हैं। हम आपके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, भले आप हमें कितनी भी बड़ी पनिशमेंट क्यों ना दे। ठीक है, सच उगलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। अभी आती हूँ। ये टीचर है या फिर डायन? पढ़ाती तो कुछ है नहीं, मारती अलग से है और अब हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। हम मासूम बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब रिहाना मैम उन्हें सजा देने वाली है। रिहाना मैम सभी बच्चों को सजा देने के लिए रस्सी ढूंढ रही थी और वो रस्सी ढूंढते ढूंढते रूम नंबर 33 में पहुंच जाती है, जो इतने सालों से बंद था। उन्हें वहां पर रस्सी मिल जाती है और वो रस्सी लेकर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी दरवाजा लॉक हो जाता है। रूम किसने बंद किया? मैं कहती हूँ रूम खोलो। अगर 1 मिनट के अंदर रूम नहीं खुला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। दरवाजा खोलो। रिहाना मेरी प्यारी बहन, मुझसे अच्छी तरह तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। रिहाना, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस स्कूल में दोबारा आओगी और आसानी से इस स्कूल में पढ़ाओगी और मैं तुमसे बदला भी नहीं लूंगी? ये आवाज तो मेरी छोटी बहन सोनम की लग रही है। उसके बाद इस रूम के अंदर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूम नंबर 33 है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोनम तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सोनम देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारे जैसे लोग ऐसा पाप करते हुए 100 बार सोचेंगे, उनकी रूह कांप उठेगी। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? सोनम, तुम्हारी आत्मा अभी भी इस क्लास के अंदर भटक रही है। देखो, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अब तू एक डायन टीचर बनेगी जो बच्चों को डराएगी, उन्हें मारने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। सबको तू एक डायन टीचर नजर आएगी और डायन के साथ क्या होता है वो तो तू अच्छी तरह से जानती ही है। उसके बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रिहाना और सोनम दोनों बहनें थी और दोनों इस स्कूल में पढ़ाया करती थी। रिहाना फ्लैशबैक में चली जाती है कि उसने किस तरह अपनी छोटी बहन को मारा था। दीदी, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। आपको पता है, मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है। शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल मिल रहा है मुझे पढ़ाने के लिए। मेरा बचपन से सपना था कि मैं शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। दीदी, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। शहर में तो मैं भी जाना चाहती थी। शहर के बड़े स्कूल में मैं भी पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मैं बड़ी होकर वो सब हासिल नहीं कर पाई जो कुछ तूने छोटे होकर हासिल कर लिया। हमेशा इस स्कूल में तेरी तारीफ होती रहती है। सब बच्चे, सब टीचर्स, प्रिंसिपल तेरी ही तारीफ करते हैं। सोनम ऐसी, सोनम वैसी। और अब तुझे शहर जाने का भी मौका मिल रहा है। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोनम, शहर मैं जाऊंगी तेरी जगह। शहर में मैं पढ़ाऊंगी।
दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सब कुछ हासिल करने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है और आज तक मुझे जो भी कुछ मिला है मेरी मेहनत की वजह से मिला है। मेहनत माई फुट, जो कुछ मुझे नहीं मिलता उसे मुझे छीनना अच्छी तरह से आता है। इस स्कूल में अगर तू नहीं होगी तो वहाँ जाने का मौका सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा। मेरी प्यारी छोटी बहन, तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा। अगर तू जिंदा रही तो मैं वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगी जो मुझे चाहिए। मेरी प्यारी छोटी बहन, अपना रास्ता साफ करने के लिए तुझे तो मुझे हटा नहीं होगा। तुझे माँ पिताजी की बहुत याद आती है ना, तो बस मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुझे उन्हीं के पास पहुँचा दूँ। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? आप अपनी छोटी बहन को मारना चाहती हो? आप इंसान हो या फिर डायन? डायन भी ऐसा नहीं करती, मैं तो डायन से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुझे मरना होगा। रिहाना अपनी छोटी बहन को रूम नंबर 33 में गला घोटकर मार देती है और उसकी जगह शहर पढ़ाने के लिए चली जाती है। तब से लेकर आज तक रिहाना की छोटी बहन की आत्मा इस स्कूल में इस क्लास के अंदर भटक रही थी और जैसे ही रिहाना इस स्कूल में आती है वैसे ही सोनम अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। दीदी, कहाँ खो गई हो? ओह अच्छा, याद कर रही हो कि आपने अपनी छोटी बहन को कैसे तड़पा तड़पा कर गला घोट कर मारा। अब देखो मैं तुमसे क्या करवाती हूँ। इतना कहकर सोनम रिहाना के सामने आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप में थी। ये देखकर रिहाना थर थर कांपने लगती है। चुड़ैल से उसका पहली बार सामना हो रहा था और उसकी छोटी बहन अपनी बहन के शरीर में प्रवेश हो जाती है और उसके बाद वो क्लास से बाहर निकल कर आ जाती है। रिहाना मैम, आपकी आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों हो रही है? और आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आपको क्या हुआ? तभी रिहाना मैम प्रीति मैम का गला पकड़कर उसे हवा में लटका देती है। ममता मैम, मुझे रिहाना मैम से छुड़वाओ, ये तो मुझे मार ही देगी। मेरा दम घुट रहा है। रिहाना मैम, आप ये क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया? मेरा गला छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। मैं एक डायन हूँ, डायन। इस स्कूल में सबको मार दूंगी, सबको। तुम्हें पता नहीं, इस स्कूल में डायन टीचर पढ़ाती है। मैं सबको मार दूंगी, सबका खून पी जाऊंगी और उसके बाद शक्तिशाली हो जाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, इस स्कूल में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हमें सभी स्टूडेंट्स को बचाना होगा। इस स्कूल में डायन है, डायन। हमें लगा रिहाना मैम नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो तो एक डायन टीचर है जो इस स्कूल को तबाह करना चाहती है। हमें सभी बच्चों को बचाना होगा इस डायन से। सभी टीचर स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इधर उधर भागती हैं और वो सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देती है। सभी बच्चों का डर डर कर बुरा हाल था, क्योंकि वो अपने सामने एक डायन को देख रहे थे। मुझे तो पहले ही रिहाना मैम के ऊपर शक था। तभी मैं सोचूं कि एक टीचर इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। जिस तरह से ये हमारी पिटाई करती थी, हमें डांटती थी और पढ़ाती भी नहीं थी। अच्छा हुआ कि इनका असली रूप अभी सामने आ गया, वरना एक दिन हमें कच्चा ही चबा जाती। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। कुछ समय बाद सभी टीचर्स मिलकर रिहाना को रस्सियों से बांध देती हैं और उसकी बहन रिहाना के शरीर से बाहर निकल कर आ जाती है। मुझे खोलो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं डायन नहीं हूँ, मेरी बहन डायन है। वो इस स्कूल में है, मेरे सामने खड़ी है। देखो वो रही डायन। मैं आपकी गुनहगार नहीं हूँ। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, बल्कि मेरे से करवाया गया है। मेरी बहन सोनम जो 10 साल पहले इस स्कूल में मर चुकी थी, ये सब मैंने नहीं किया। अब तुम हमारे शिकंजे में फंस गई हो तो कहानी सुना रही हो। हमने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। तुम्हारे जैसी डायन के साथ क्या होना चाहिए हमें अच्छी तरह से पता है। डायन को मारने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे जलाकर राख कर दे। सभी टीचर्स रिहाना को जिंदा जला देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। दूर खड़ी रिहाना की छोटी बहन सोनम ये सब देखकर खुश हो रही थी। उसने अपनी मौत का बदला ले लिया था। आज वो अपनी बहन को तड़प तड़प कर जलता हुआ देख रही थी और उसकी छोटी बहन की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो इस स्कूल को छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन के लिए स्कूल बंद रहता है, क्योंकि ये हादसा सबके लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। और जब धीरे धीरे सब इस हादसे को भूल जाते हैं तो स्कूल दोबारा से खोल दिया जाता है और सब बच्चे दोबारा से हंसी खुशी अपनी पढ़ाई करते हैं।